फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। तो आज मैं लेके आई हूँ MHI 3 के MHI के जो भी स्टूडेंट्स हैं। MHI 3 का जो बुक है, पार्ट है, उसका 8th यूनिट। अभी तक का मैं क्वेश्चन और उनके आंसर खुद से लिख रही थी, बट वो मेरे लिए काफ़ी टफ जो है थिंग हो रहा था। बट अभी मैंने सोचा है कि मैं बुक के थ्रू ही आपको को जो मेन क्वेश्चन है उसको बताऊँगी। तो आज मैंने लिया है 8th यूनिट, एंड मैं सारे ही कोशिश करूँगी कि मैं सारे ही जो चैप्टर हैं वो कवर करूँ। एंड मेरी एक वीडियो है, इससे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट बताई गई हैं। उन यूनिटों के हिसाब से ही आप फोकस कीजिएगा अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड अच्छे से आप जो है प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम की। एंड आप जो है जो एग्ज़ाम के पेपर हैं वो पुराने ईयर्स के वो भी आप देख सकते हैं। वो आपको जो है ऑनलाइन भी मिल सकता है। अगर आपको पता नहीं है कहाँ पे हैं वो जो है एग्ज़ाम के जो पुराने ईयर के जो भी एग्ज़ाम पेपर हैं वो आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उनका लिंक दे दूँगी। बट अगर आपको पता है तो आप देखिए और पूरी प्रिपरेशन कीजिए फ्रेंड्स। एंड जो यूनिट का नाम है मध्यकालीन इतिहास लेखन पश्चिमी, यानी कि पश्चिम में जो पश्चिमी उस टाइम पे जो मध्यकालीन समय था, उस टाइम पे जो इतिहास लेखन था वो पश्चिमी किस तरीके से जो है इतिहास लिखा जाता था वो आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है, पश्चिम में मध्य युग के परिवर्तित संकल्पना पर विचार विमर्श करें, इतिहास लेखन को इसने कैसे प्रभावित किया। ये क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, एक या दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने 5 ईयर्स के पेपर पे देखा, क्वेश्चन पेपर पे, तो ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैंने लिया है। एक शॉर्ट में आया है एक बारी, और एक बारी लॉन्ग में आया है ये क्वेश्चन, यानी कि जो 250 वर्ड्स पे लिखना होता है और एक 500 वर्ड्स पे लिखना होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, आप आंसर जो है सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया है, मेरी फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया है। एंड उसके अलावा आप जो है इसको टॉपिक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इसकी पहले प्रस्तावना हेडिंग ले लिया, एंड देन उसके बाद जो है अन्य टॉपिक ले लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप इग्नू की बुक ही ज़्यादा प्रिफर करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसको आप 2-3 बार पढ़ें, ताकि आपको समझ आए वो चीज़। ओके, तो आंसर की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन युग के प्रारंभ में ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे दैवी शक्ति को आधार बनाया जाता था। यानी कि मध्यकालीन समय में क्या होता था कि जो ऐतिहासिक घटनाएं जो भी होती हैं उसको हम ये मानते थे कि लोग कोई ना कोई एक शक्ति है, वो दैवी शक्ति हो सकती है, उसको बेस बनाया गया। इतिहासकारों का मानना था कि ऐतिहासिक घटनाएं मानव की क्रियाओं का परिणाम न होकर ईश्वरीय शक्ति की ही देन है। मध्य युग में इस धारणा को बहुत अधिक मान्यता भी दी गई और इस संबंध में काफ़ी लेखन कार्य भी हुआ। परंतु कुछ वर्षों के बाद इतिहास लेखन में परिवर्तन भी आना शुरू हो गया। यानी कि पहले मध्यकालीन में क्या होता था कि जो भी कुछ घटनाएं होती थी उसको ईश्वर के द्वारा ही घटित माना जाता था, न कि मनुष्यों के द्वारा। यानी कि कोई ना कोई एक दैवी शक्ति है, यह माना जाता था। और ऐसी मान्यताएं काफ़ी प्रचलित थी मध्य युग में। इतिहास के समय की संकल्पना को महत्व दिए जाने लगा। यानी कि जो मान्यताएं थी उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। और इसी प्रकार से जो इतिहास के समय में जो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो इतिहास के समय की संकल्पना को महत्व दिया जाने लगा। गहन अध्ययन विधा के द्वारा काल को ईश्वर के समान अचल और अविनाशी माना जाने लगा। यानी कि जो समय है, यानी कि काल, उसको ईश्वर के समान माने जाने लगा, अचल जाने लगा, यानी कि जो कभी चल नहीं सकता, अविनाशी, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, ऐसा माना जाने लगा। ओके, तो 12वीं शताब्दी तक काल को अनंतता की छाया के रूप में वर्णित किया गया। इतिहासकारों के द्वारा यह माना गया है कि काल का ईश्वर के साथ ही आरंभ हुआ और विश्व के साथ ही इसका समापन हुआ। यू ऑफ सेंट विक्टर ने कालक्रम को आधार बनाकर यह बताने का प्रयास किया कि किसी भी तथ्य के बारे में ज्ञान के लिए या उसका सही पता लगाने के लिए 3 बातें जानना आवश्यक है। तो जो यहाँ पे यू ऑफ सेंट विक्टर हैं, इन्होंने जो कालक्रम है, यानी कि समय के जो क्रम में है, उसको आधार बनाने का प्रयास किया गया।
प्रयास किया कि किसी भी तथ्य के बारे में ज्ञान के लिए या उसका सही पता लगाने के लिए तीन बातें जानना आवश्यक है। यानी कि ह्यू ऑफ सेंट विक्टर ने यह प्रयास किया कि तीन बातें जो मेन हैं उनको जानना आवश्यक है। यानी कि कोई भी कार्य किस व्यक्ति द्वारा किया गया, यानी कि किस व्यक्ति द्वारा किया गया और किस स्थान पर किया गया और क्यों किया गया। तो तीन बातें जो है मेन है वो है, एक तो किस व्यक्ति द्वारा यह कार्य किया गया, किस स्थान पर किया गया और क्यों किया गया, कि रीज़न क्या था कि जो ये कार्य किया गया। ओके। मध्ययुगीन स्थान में स्थान काल का महत्व बढ़ा। इतिहास में कालक्रम के आधार पर तथ्यों को सजोना प्रारंभ किया गया। इतिहास लेखन में यूरोपीय परंपरा में काल का विकास हुआ। काल गणना के पीछे का योगदान भी महत्वपूर्ण है। फिर एक और व्यक्ति आते हैं बेड़े। बेड़े ने इस परिवर्तन के द्वारा बाइबल को फिर ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया। बेड़े ने 731 ईस्वी में अपनी पुस्तक इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल्स में हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग किया। तो बेड़े ने एक बुक लिखी और बाइबल को जो है ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया और 731 ईस्वी में अपनी पुस्तक इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल्स में हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार बेड़े ने इतिहास को और संशोधित रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके द्वारा चर्च के इतिहास को सभी क्षेत्रों से जोड़ना भी प्रारंभ किया गया। यानी कि चर्च में जो जो इतिहास हुए उसको भी जो है जोड़ने का प्रयास किया, जिससे बाइबल परंपरा का विकास किया जा सके। बेड़े पहले इतिहासकार थे जिन्होंने यूरोपीय इतिहास लेखन में ईसवी शब्द की शुरुआत की। इससे इतिहास में काल गणना का प्रारंभ हो सका। यानी कि बेड़े जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईसवी शब्द की जो है घोषणा की या फिर प्रारंभ किया कह सकते हैं और उसी के द्वारा जो काल गणना है आज हम देखते हैं, आज हम 2022 में हैं, तो ये जो गणना है इसी के आधार पर हो सकी ईसवी के अकॉर्डिंग। ईसवी सन के प्रयोग के कारण आगे की तिथियों के निर्धारण में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि जब से ईसवी का जो प्रयोग हुआ, ईसवी सन के प्रयोग के कारण आने की जो तिथियां थी उसके जो भी निर्धारण था उसमें कोई भी कठिनाई नहीं हुई। मध्यकालीन इतिहास में बिशप ऑट्टो ऑफ फ्रेजिंग हुए जो 1112 से 1158 ईस्वी तक केनराड तृतीय के सौतेले भाई थे। उन्हें इतिहास लेखन के लिए दबाव डाला गया। उनका लेखन 8 भागों में विभक्त है जिन्हें ऑट्टो की कथा कहा जाता है। इन पुस्तकों में उस समय के साम्राज्य में व्याप्त अस्थिरता के विषय में लिखा गया है। अतः ऑट्टो के इतिहास में यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि काल के अंत का समय आ गया है। इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि विश्व के अंत के पश्चात कोई न कोई बदलाव अवश्य आता है। इतिहासकारों का यह भी मानना था कि बदलाव देवताओं के अधीन है। यानी कि तभी यह मानना था कि जो बदलाव है वो देवताओं के अधीन है, किंतु बदलाव होना आवश्यक है। इस प्रकार इस समय मध्यकालीन यूरोप में 2 तरह की अवधारणाओं का विकास हुआ। यानी कि 2 तरह की अवधारणाएं विकसित हुई। वे कौन सी थी? इसमें वे इतिहासकार थे जो मानते थे कि जन्म और मृत्यु निश्चित है। पहले तो थे जो मानते थे कि जन्म और मृत्यु निश्चित है। आज भी हम यह मानते हैं कि जन्म और मृत्यु निश्चित है। इसके पश्चात यह भी भविष्यवाणी करते थे कि दुनिया का अंत निकट है। एक तो यह बात मानते थे कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, दूसरा यह मानते थे कि दुनिया का अंत भी निकट है। इसी समय 12वीं और 13वीं शताब्दी में अरस्तु की यह धारणा थी कि काल एक अंतहीन प्रक्रिया है, जबकि अरस्तु ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में एक धारणा दी जिससे बोला कि काल एक जो है अंतहीन प्रक्रिया है। इसलिए वह जन्म और मृत्यु के विश्वास के विरुद्ध शहर को विश्व के अनंत अस्तित्व के रूप में देखता है। अब जहाँ से अगर हम ये बोलेंगे कि काल जो एक अंतहीन प्रक्रिया है, तो वहाँ से तो हम हमारा जो दुनिया को जो है दुनिया का जो अंत है वह भी मानना जो है दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि काल का अंत नहीं होगा तो दुनिया का भी अंत नहीं होगा। अरस्तु संकल्पना के अनुसार
वह काल को दैवी रचनाओं के ऊपर मानता था, यानी कि जो अरस्तु थे वे काल को दैवी रचनाओं के ऊपर मानते थे, या फिर ये कह सकते हैं कि वे दैवी रचनाओं के रूप में काल को नहीं मानते थे। उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास लेखन को समय की संकल्पना ने प्रभावित किया, और इस अवधारणा को लेकर विभिन्न इतिहासकारों ने के अपने अपने मत थे। इस अवधारणा से प्रभावित होकर ईसाई इतिहास लेखन हुआ, और समय की संकल्पना के द्वारा इतिहास लेखन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। प्रारंभिक मध्यकाल में चले आ रहे इतिहास लेखन को बेड़े की समय संकल्पना की अवधारणा ने प्रभावित किया। इस परिवर्तन को इतिहास लेखन में एक बड़ा परिवर्तन माना जा सकता है। इसके पश्चात भी मध्यकालीन इतिहास लेखन में समय की संकल्पना ने इतिहासकारों को प्रभावित किया, यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास था उसमें हम ये कह सकते हैं कि टोटली पूरा जो इतिहासकार या फिर जो भी व्यक्ति थे उस टाइम पे मानते थे कि सभी कुछ जो है दैवी शक्तियों के द्वारा घटित होता है, ईश्वरीय शक्ति का ही हाथ है, मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं है, ऐसा माना जाता था। और जो है यहाँ पर जैसे कि हम देखा कि ह्यूज सेंट विक्टर थे, उन्होंने भी अपना जो है एक पुस्तक में बताया, और उसके अलावा एक बेड़े जो है आए, उन्होंने बताया कि जो ईसवी जो शब्द की शुरुआत है उन्होंने की, और साथ ही बाइबल को भी जो है ऐतिहासिक मानना शुरू किया। तो टोटली ये कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन था उसमें धीरे धीरे जो इतिहास लेखन था उसमें जो है पहले तो ये हुआ कि दैवी चीज़ें आई, इतिहास ईश्वरीय माना जाने लगा, कालक्रम को, समय को, और इसके साथ साथ विद्वानों की और इतिहासकारों की कई मान्यताएं आई। उसमें दो मान्यता जो मेन थी कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, और दुनिया का जो अंत भी है वो भी निकट है। लेकिन अरस्तु जब आए तो उन्होंने कुछ अलग धारणा दी। 12वीं और 13वीं शताब्दी में उन्होंने बोला कि जो काल है वो अनंत है, यानी कि उसकी कोई अंत की प्रक्रिया ही नहीं है, अंतहीन है मान सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला। तो जो पहले की थी संकल्पना, उसको कुछ अलग देख सकते हैं हम कि विश्व के अंत का जो अस्तित्व था फिर वो काल के अकॉर्डिंग हम नहीं देख सकते, यानी कि अगर काल का अंत नहीं है तो फिर विश्व का अंत भी जो है मुश्किल है, हम ये कह सकते हैं इस परिघटना के अकॉर्डिंग, या फिर इन जो संकल्पनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से जो है ईसाईयत की रचना हुई, बाइबल जो है मिलता है देखने को। तो इसी प्रकार जो है पश्चिम में मध्ययुग के परिवर्तित संकल्पना पर विचार जो है हमने अभी तक किया, और इतिहास लेखन को कैसे प्रभावित हुआ, इतिहास लेखन में परिवर्तन भी आया, जिस जिस तरह से समय आगे बढ़ा परिवर्तन आया, ईस्वी का प्रयोग किया जाने लगा, तो काफ़ी सहूलियत होने लगी काल निर्धारण में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में, यूनिट 9th में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड शेयर your friends, and subscribe my channel also, and please comment also. Thank you so much guys.